नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इन दिनों गर्मियां जमकर सितम ढा रही हैं। वैसे मौसम गर्मियों का है तो गर्मी तो पड़ेगी ही, लेकिन जिस तरह से गर्मियों में बेचैनी भी बढ़ती जा रही है वो ये दिखाता है कि लगातार ये चिंता का सबब हो गया है कि क्यों गर्मियां अब सहन नहीं होती हैं। हमको इसके आगे निकलकर देखना चाहिए। देश के तमाम इलाकों में भी तापमान हर रोज नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हालात हाफ बॉयल होने के हो गए हैं। राजस्थान के चुरू में तापमान 50 डिग्री को आज पार कर गया, तो दिल्ली के मंगेशपुर इलाके में आज 50 डिग्री को छूते छूते रह गया। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाता है और तापमान अगर 50 पहुंच जाए तो सोचिए गर्मी से हाल कितने खराब होंगे। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने 4 से 5 दिन तक लू यानी हीट वेव बने रहने की चेतावनी देते हुए कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान में तो आज फिर रिकॉर्ड टूट गया। चुरू में अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो आज तक मई के महीने का अधिकतम तापमान है और 1 जून 2019 के बाद सबसे ज्यादा तापमान है। 2019 में 1 जून को चुरू का अधिकतम तापमान 50.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उधर गंगानगर में 49.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले के 2 दिनों में राजस्थान का फलौदी रिकॉर्ड बना रहा था। रविवार को फलौदी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रहा और सोमवार को फलौदी का अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। राजस्थान के 11 शहरों में पारा 47 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं 20 शहरों में अधिकतम 46 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस भीषण गर्मी के बीच कोटा में 7 जगहों पर एक बुरी खबर सामने आई। फुटपाथ पर 21 लोगों के शव मिले हैं और मौत के कारणों की पुष्टि होने का अब इंतजार है, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ये लोग भीषण गर्मी के शिकार हो सकते हैं। सैकड़ों लोग गर्मी से जुड़ी बीमारियों के साथ अस्पतालों में भर्ती भी हो रहे हैं। इससे एक दिन पहले ये 50 डिग्री सेल्सियस था, जो 1 जून 2019 के बाद देश में सबसे अधिक तापमान रहा। देश भर में भी गर्मी के हालात और वजहों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र राजस्थान के आज के हालात पर डाल लेते हैं। कोटा में मिले 7 लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की तैयारी। पिछले 48 घंटों के दौरान 21 लोगों के शव यहां मिले हैं। इनमें से ज्यादातर फुटपाथों, रेलवे स्टेशन के आसपास या धार्मिक जगहों के करीब मिले हैं। इनमें से सिर्फ 2 की पहचान हुई है। पिछले कई बरसों से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करवा रही कर्मयोगी सेवा संस्थान का कहना है कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 दिनों में इतने सारे शवों की सूचना पुलिस की तरफ से मिली हो। 24 वर्षों के अनुभव में आज ये महसूस हुआ, पहली बार इतनी गर्मी का जो एहसास हुआ है। अभी पिछले 3 दिन से 4 दिन से गर्मी में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है और फुटपाथ पर एक के बाद एक लगातार डेड बॉडी हमें यहाँ मिलने की सूचनाएं मिल रही है। एक बॉडी लेकर के पहुँचाते हैं पोस्टमार्टम, जब तक दूसरी सूचनाएं हमारे पास में आ जाती है। जिन 2 शवों की पहचान हो चुकी है उनमें से एक मुन्ना खान है, जो नयापुरा में दरगाह के बाहर सेवा करता था और वहीं फुटपाथ पर रहता था। परिजनों का कहना है कि मुन्ना की मौत गर्मी से हुई है। गर्मी से मर गया। हमें पता लगा जब हम आए, जब पुलिस की गाड़ी ने यहाँ छोड़ दी। पुलिस की गाड़ी लेके आई थी? हाँ, पुलिस की गाड़ी लेके आई थी। हमने कोई संभाल ही नहीं। कैसे हुई इनकी डेथ? गर्मी से हुई। गर्मी से हुई थी। कोटा में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। मुर्दा घर में एक साथ इतने सारे शव पहुंचने से प्रशासन में भी हड़कंप है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना उन पे जल्दबाजी है। अस्पताल ने कहा है कि उनका एवरेज ही 6 से 8 बॉडीज आती है, क्योंकि बड़ी जगह है, आसपास में कहीं से भी व्यक्ति यहाँ आता है। लेकिन कोटा में सड़कों पर दम तोड़ती जिंदगियां कुछ सवाल पूछ रही हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी के दौर के बीच कोटा में लगातार लावारिस शवों की तादाद में हो रही बढ़ोतरी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। हीट स्ट्रोक की संभावना इसमें बताई जा रही है, लेकिन सरकार हीट स्ट्रोक से मौत नहीं मान रही। आखिर सरकार इन लाशों का जवाब क्या देगी? राजस्थान में सिर्फ कोटा ही नहीं, जगह जगह से गर्मी से जुड़ी खबरें आ रही है। 800 से ज्यादा लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंचे हैं।
लेकिन सरकार मौतों की वजह गर्मी मानने को तैयार नहीं है। एकदम हीट स्ट्रोक से एक ही डेथ हुई है। रेलवे ट्रैक्स के पास जो आपके मीडिया जो उजागर कर रहा है, रेलवे ट्रैक्स के पास तो कई शराबी ड्रग एडिक्ट्स आपको मिलते हैं। तो ये जो नॉर्मल केसेस नॉर्मल वेदर में है, ये पड़े रहते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर कम खाना खाते हैं, फिर ड्रग्स लेते हैं। लेकिन जब हीट कंडीशन इतनी ज्यादा है, उस वजह से इनकी डेथ हो रही है। बेसिकली जो डेली वेजेस पे या जो आदमी लेबर जो काम करती है और उनका काम कोई कूली भी काम करता है रेलवे स्टेशन में गर्मी में, कई लोग खेतों में काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी है। एक दिन नहीं जाने का मतलब कि उनकी लाइफ इफेक्ट हो जाती है एक दिन की रोजी रोटी से। सबसे ज्यादा ससेप्टेबिलिटी उन लोगों की है। लेकिन दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मानते हैं कि गर्मी के कारण मौत हुई है। 12 मृत्यु हो गई। लोगों को हमने सावधान रहने के विभाग ने भी निर्देश दे दिए हैं। लापरवाही आखिर में सावधानी से ये मामला टलेगा। कोटा के पास बूंदी में 5 लोगों की जान जाने से सनसनी फैल गई है। सभी मामलों में पोस्टमार्टम करवाकर सैंपल लैब में भेज दिए गए हैं। बूंदी जिले में लगातार पारा 47 से 48 डिग्री चल रहा है। राजस्थान में गर्मी ने पिछले 8 बरसों का रिकॉर्ड तोड़ा है। जो हालत फिलहाल है, उससे निजात पाने के लिए लोग आसमान की ओर ही ताक रहे हैं कि वहां से आग के बजाय पानी बरसे। कोटा से शाकिर अली के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV। तो ये तो हुआ राजस्थान का हाल। दिल्ली NCR भी खूब तप रहा है। दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में अधिकतम तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा भी दिल्ली के सभी मौसम केंद्रों पर 45 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया। इस गर्मी ने सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। से काफ़ी तेजी है मैं बीकानेर में, और सभी से अनुरोध है कि इसका बचाव रखें और गर्मी में कम निकलें, काम के अनुसार ही जाएं। अभी काफ़ी कम से कम 50-60 सालों से रिकॉर्ड तौर गर्मी पड़ रही है इस बार। लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, और AC कूलर सब फेल है। अभी पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बहुत भयंकर गर्मी है। छोटे छोटे जानवर हैं, उनके पीने के लिए पानी की बहुत ही कठिन समस्या है, और जंगली जानवर हैं उनके लिए पानी की बहुत विकट समस्या है। और गर्मी इतनी भयंकर है कि जैसे चलता हुआ पानी नजर आ रहा है, ऐसी गर्मी नजर आ रही है। 30 सालों से मैंने पहली बार ये गर्मी देखी है, और मेरी लाइफ में तो मैंने पहली बार ये गर्मी देखी है। जब भी हम आने जाने के लिए, हमें बसों में भी यही प्रॉब्लम है, और कॉलेज में भी तो वैसे है वो इतनी नहीं है, लेकिन जाने आने के लिए हमें सबसे ज़्यादा गर्मी की जो प्रॉब्लम है वही है। दुनिया भर में जब से गर्मी का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, तब से 2023 को दुनिया का सबसे गर्म साल कहा गया। लेकिन इस बार यानी 2024 को देखकर तो ये लगता है कि ये उस साल के रिकॉर्ड को भी, यानी 23 के रिकॉर्ड को भी 24 की गर्मियां तोड़ देंगी। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हमें हर मौसम में इस तरह की शिकायतों के लिए क्यों मजबूर होना पड़ता है? इस बढ़ती तपिश के पीछे हर बार की तरह हम क्लाइमेट चेंज को दोष दे सकते हैं, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है? हम इंसानों की वजह से हो रहा है, जो लगातार कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बार बार अपनी रिहाइश के लिए कुदरत को काटते हैं, तोड़ते हैं, बांट देते हैं, जंगल काट रहे हैं, जगह जगह सड़कें बना दे रहे हैं, बिल्डिंगें खड़ी कर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी वजह है इस बढ़ती हुई, तपती हुई गर्मी की, तपती हुई धरती की। इस मुद्दे पर हम कई बार बात कर चुके हैं। आज हम शहरी इलाकों के गर्मी से अधिक तपने की वजहों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स को इस बार आसानी से समझ लें, जिनका हम आगे कई बार जिक्र करने वाले हैं। पहली टर्म है, पहला जो शब्द है, पहला जो वाक्य है वो मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूं वो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, इसे इस तरीके से समझिए कि हमें उन इलाकों में गर्मी ज़्यादा लगती है जहां पक्का निर्माण ज़्यादा होता है। अर्बन यानी शहरी इलाकों में ईंट, सीमेंट के कंक्रीट का जाल बिछ चुका है, सीमेंट तारकोल की सड़कें बन चुकी हैं। ये तमाम पक्का निर्माण कुदरती निर्माण जैसे जंगल, तालाब, झील, पार्क, घास के मैदान आदि के मुकाबले सूरज की गर्मी को ज़्यादा अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसे वापस छोड़ते हैं। जो इलाके के इस पक्के निर्माण के
आसपास होते हैं वहां तापमान बाहरी इलाकों के मुकाबले ज़्यादा होता है और रात में भी यही स्थिति होती है। उन तमाम इलाकों में जहां पक्का निर्माण बेतहाशा हो चुका है और हरियाली में सिमटती जा रही है, हम उस अर्बन हीट्स आइलैंड इफेक्ट को अधिक महसूस करते हैं और गर्मी से बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हर जगह सीमेंट कंक्रीट बिछाने की अपनी आदत को हम कर सकें, हम कम करें और आसपास खुला इलाका छोड़ें जहां पर घास लगी हो, पेड़ लगे हों, पौधे लगे हों। इसके अलावा उद्योगों, गाड़ियों और तमाम जगहों पर लगे एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्मी भी इस आफत को और बढ़ा देती है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के अलावा एक और शब्द, एक और टर्म को आप ज़रूर समझिए, जो है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस तब होता है जब हमारे शरीर से अतिरिक्त गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जब ये होता है तो शरीर का तापमान बढ़ता है, जिससे दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं। लू यानी हीट स्ट्रोक की वजह ये हीट स्ट्रेस ही होती है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से हीट स्ट्रेस और बढ़ता है। एक और शब्द अब आपको बता देते हैं, ये टर्म है हीट इंडेक्स की। हीट इंडेक्स इस बात का पैमाना है कि किसी खास जगह पर हम दरअसल कितनी गर्मी महसूस कर रहे हैं। ये उस समय मौजूद तापमान से ज़्यादा भी हो सकती है। आप देखते होंगे आपके फ़ोन पर लिख के आता है कि टेम्परेचर तो अभी 45 है बट फील्स लाइक 48। तो जो ज़्यादा महसूस होती है, वो जो फील्स लाइक है, उसको हीट इंडेक्स का आप नाम दे सकते हैं। आपने महसूस किया होगा कई बार मानसून के दिनों में गर्मी ज़्यादा बेचैन करती है, क्योंकि उस समय गर्मी के साथ साथ उमस बहुत ज़्यादा होती है। इस उमस के कारण शरीर का पसीना सूख नहीं पाता। दरअसल पसीना सूखने से हमारे शरीर का तापमान घटता है और हमें राहत मिलती है। लेकिन अगर उमस अधिक होगी तो पसीना नहीं सूखेगा, पसीना अधिक आएगा और शरीर की गर्मी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। गर्मी और उमस का ये मिला जुला असर कई बीमारियों की वजह भी बनता है और अक्सर घातक साबित होता है। ये हीट इंडेक्स हर गर्मियों में अब लगातार ऊपर चल रहा है। वैसे गर्मी तो हर जगह बढ़ रही है, लेकिन शहरी इलाकों में इसका असर बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इस सिलसिले में भारत के 6 सबसे बड़े शहरों बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई का अध्ययन किया। इस अध्ययन का लबोलबाब यह है कि इन सभी शहरों में बड़े इलाकों में निर्माण और कंक्रीट का जाल बिछ चुका है, जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के तौर पर गर्मी को और बढ़ा रहा है। शहरों में तुरंत हरियाली भरे इलाके, पानी के जलाशय बढ़ाने अब ज़रूरी हो गए हैं। अब एक सरसरी नज़र इन शहरों पर बारी बारी से डाल लेते हैं। ये 4 बड़े शहरों में, जो कि CSE के अध्ययन के कुछ नतीजे जो सामने आए हैं। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की ही करते हैं। दिल्ली में एक अच्छी बात यह रही कि 2003 से 2022 के बीच हरियाली 32.6% से बढ़कर 44.2% हुई है। यानी दिल्ली में ग्रीनरी बढ़ी है, लेकिन बिल्ट अप एरिया यानी पक्का निर्माण भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। 2003 में 31.4% से बढ़कर 2022 में ये 38.2% हो गया। अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना का ज़्यादा असर रात में दिखता है। दिल्ली के शहरी इलाकों के बाहर जहां रात में तापमान औसतन 12.2 डिग्री कम हो जाता है, वहीं शहर के अंदर ये 8.5 डिग्री सेल्सियस तक ही कम हो पाता है। दिल्ली में मानसून का समय गर्मी के लिहाज से ज़्यादा बेचैन करने वाला होता है। मानसून से ठीक पहले की तुलना में मानसून के दौरान दिल्ली में हीट इंडेक्स 9.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहता है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली गर्मी से क्यों परेशान रहती है। दिल्ली की बात कर रहे हैं तो बता दें कि दिल्ली में आज सबसे ज़्यादा तापमान मंगेशपुर में 49.8 डिग्री सेल्सियस रहा। जी हाँ, 49.8, 50 डिग्री को बस छूते छूते रह गया। इसके अलावा नजफगढ़ में 49.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली का कोई इलाका ऐसा नहीं था जहां तापमान 45 डिग्री से कम दर्ज किया गया हो। इन हालात में उमस और मार रही है। दिल्ली के लोगों ने मई महीने ऐसी दोपहरियों का सामना शायद ही कभी किया हो। ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, तापमान 50 डिग्री के करीब है। मंगलवार को मुंगेशपुर और नरेला में 49.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा।
नजफगढ़ में भी 49.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पीतमपुरा, पूसा और जफरपुर में 48 डिग्री के पार रहा। राजधानी में लू के बढ़ते संकट के बीच कई जगहों पर स्थानीय लोग और संस्थाएं सड़कों पर आम राहगीरों को पानी और शरबत पिलाते दिखे। कब से आपने शुरू किया है? सर हमको 4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो गए। तो ये कल भी आप यहाँ पे थे? जी हम यहीं पे जॉब करते हैं, एनजीओ है ये हमारा प्रयास। अच्छा। हम ये जो छोटे वर्कर हम स्टाफ के मिलाकर अपने आपस में गरीबी की वजह से बहुत परेशान हैं लोग बाग, तो इस वजह से भी, और आज बड़ा मंगलवार भी है, तो इस खुशी में हम थोड़ा सा मीठा शरबत लोगों को। सर बहुत ज़्यादा गर्मी है और फील बहुत तगड़ा हो रहा है गर्मी से, काम भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। बड़ी अच्छी मुहिम है, शरबत पिलाई जा रही है। जी सर, वेलकम सर। बहुत ज़्यादा गर्मी है अकॉर्डिंग जो अगले साल जो गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपके ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा गर्मी। बहुत ज़्यादा गर्मी। आपको लगता है कि सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के पीने के पानी की, शरबत की व्यवस्था होनी चाहिए? जी हाँ, लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। इसी इलाके में काम करते हो? जी सर। जी, तो ये एक अच्छी मुहिम है, ये शरबत पिलाई जा रही है। बिल्कुल। तो सार्वजनिक स्थलों पर पानी मिलता है इधर? नहीं सर। नहीं ना? आप जिधर रहते हो वहाँ सार्वजनिक स्थल पे इस तरह पानी शरबत मिलता है? नहीं। पर होना चाहिए इस गर्मी। होना चाहिए, गर्मी इतनी हो रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ये कहा है कि जिन शहरों में हीट वेव का संकट है, जहाँ तापमान औसत से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, वहाँ पर एक हीट मैनेजमेंट एक्शन प्लान एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है और इन सभी शहरों में इस तरह से सार्वजनिक स्थल पर पीने के पानी और शरबत की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे भारतीय मौसम विभाग बता रहा है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में गुरुवार से लू कुछ कम हो सकती है। 30 तारीख से राहत मिलने की उम्मीद है। 29 तारीख तक ये हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन जारी रहेगा। 30 तारीख से इसमें एबेटमेंट होगा, हीट वेव कंडीशन का एरिया कम होगा और तीव्रता भी कम होगा। इसका वजह यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 30 तारीख से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ अरेबियन सी से मॉइस्चर भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक आएगा। सो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये दोनों कारण की वजह से थंडरस्टॉर्म हो सकता है और इसकी वजह से टेम्परेचर में गिरावट होगा। लेकिन फिलहाल जो गर्मी है उसके और ज्यादा तीखे होने की एक वजह और है उमस। पर्यावरण पर शोध करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE का कहना है कि देश के 5 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में आर्द्रता यानी नमी बढ़ी है, जिसकी वजह से लू का प्रकोप भी बढ़ा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक पिछले 10 साल में हैदराबाद में ह्यूमिडिटी का लेवल 10% तक बढ़ गया है, जबकि दिल्ली में पिछले 10 साल में ह्यूमिडिटी का लेवल 8%, मुंबई में 7% और कोलकाता और चेन्नई में 5% तक बढ़ गया है। पिछले 10 साल में जो बदलाव आया है, तो आप ये कह रहे हैं कि 10% हैदराबाद में ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ गई है पिछले 10 साल में, दिल्ली में 8% और मुंबई में 7% और कोलकाता और चेन्नई में 5%। तो इससे हीट वेव क्या लोग ज़्यादा महसूस करते हैं, संकट ज़्यादा बढ़ जाता है? जैसे जैसे ग्रीन कवर और वाटर एरियाज कम होंगे, द शेडेड एरियाज कम होंगे, तो उतना ही हमें हीट स्ट्रेस होगा। तो इन शहरों में, दिल्ली में बिल्डिंग कवर बड़ा है लेकिन ग्रीन कवर भी बड़ा है, लेकिन फिर भी हमें इतना हीट स्ट्रेस हो रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। जितना हम डेंस बिल्डिंग एरिया में रह रहे हैं उतना ही हीट कम्पैक्ट हो रहा है। जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन सरफेस से एमिट होता है वो बिल्डिंग्स में ही रह जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा हमें गर्मी होती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने आगाह किया है कि आम लोगों को हीट वेव के संकट से बचाने के लिए हर प्रभावित राज्य और शहर में हीट मैनेजमेंट एक्शन प्लान को तत्काल लागू करने की जरूरत है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा और सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो हिमांशु की इस रिपोर्ट में हमने देखा दिल्ली का हाल। अब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अध्ययन के आधार पर मुंबई का जायजा लेते हैं। बात मायानगरी और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। मुंबई में हरियाली घटी है। 2003 में 35.3 से 2023 में घटकर ये 30.2% पर आ गई। मुंबई में पक्का निर्माण 2003 में 38.1% था, जो 2023 में 52.1% हो गया। मुंबई में भी अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट का असर रात में ज्यादा ताकतवर दिखता है। दिन में मुंबई का केंद्रीय इलाका आसपास के इलाकों से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है,
लेकिन रात में 0.4 डिग्री सेल्सियस ही गर्म रहता है। मुंबई में हवा का तापमान और नमी दोनों ही बढ़ी है, जिससे हीट स्ट्रेस 5 डिग्री ज्यादा बढ़ गया है। मुंबई में मानसून से पहले और मानसून के दौरान बेचैनी लगभग बराबर रहती है। शहर का हीट इंडेक्स 7% बढ़ा है। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के लिए भी गर्मी में जॉय की वजह घटती जा रही है। कोलकाता में ग्रीन कवर 2001 में 15.2 के मुकाबले 2023 में घटकर 14.5% रह गया। कोलकाता में 2001 में पक्का निर्माण 70% था, जो 2023 में 80.1% बढ़कर हो गया। 80.1% इलाके में पक्का निर्माण होगा तो सोचिए कितनी ज्यादा गर्मी होगी। यही तो अर्बन हीट आइलैंड है। लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? दिन के समय कोलकाता का केंद्रीय इलाका आसपास के इलाकों से 1.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहता है और रात में यह अंतर 1.2 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। यह सीधा सीधा अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है। ऊपर से कोलकाता में उमस और ज्यादा परेशान करती है। बड़ी उमस से हीट स्ट्रेस औसतन 66 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 6.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। मानसून के दौरान बेचैनी ज्यादा बढ़ जाती है। प्री मानसून के मुकाबले कोलकाता में मानसून के समय औसतन हीट इंडेक्स 3.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहता है। अब दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का भी जायजा ले लेते हैं। चेन्नई में ग्रीन कवर यानी हरियाली घटी है। 2003 में 34% से घटकर 2023 में हरित इलाका 20.3% ही रह गया। चेन्नई में 2003 में पक्का निर्माण 30.7% था, जो 2023 में बढ़कर 73.5% हो गया। यहां भी अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना अपना असर दिखा रहा है। गर्मियों में दिन के समय चेन्नई का केंद्रीय इलाका आसपास के इलाकों से 0.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहता है, जबकि रात के वक्त 0.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहता है। यहां भी तापमान और सापेक्ष आर्द्रता यानी उमस काफी बढ़ी है। उमस बढ़ने से हीट स्ट्रेस औसतन 6.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। शहर का हीट इंडेक्स 5% तक बढ़ा है। यहां भी मानसून से पहले और मानसून के दौरान गर्मी और उमस बराबर परेशान करती है। ये तो देश के कुछ बड़े शहरों के आंकड़े हैं, लेकिन ये हाल तेजी से कंक्रीट के जंगलों में बदलते जा रहे हमारे सभी शहरों और कस्बों का भी है। पहाड़ी इलाकों में भी हाल खराब है। वहां भी अंधाधुंध निर्माण इतना हो गया है कि गर्मियों के मौसम में लोग राहत पाने के लिए वहां जाना चाहते हैं, लेकिन कई जगहों और खासकर घाटी के इलाकों में हाल मैदानी इलाकों जैसा ही हो गया है। इस पूरे मुद्दे पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अध्ययन के नतीजों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ हैं सीएससी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉय चौधरी। अनुमिता जी, शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। पहला सवाल हम ये करना चाहते हैं कि शहरों में ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट गर्मी के असर को क्यों बढ़ा देता है? इससे कैसे निपटा जा सकता है? जो क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी बढ़ रही है, पर शहरों में गर्मियों का जो इम्पैक्ट है वो और भी ज्यादा है, जिसको हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। और कहने का अर्थ यही है कि शहरों में शहरीकरण के कारण जो कंक्रीटाइजेशन जो बढ़ रहा है, जो इमारतें बन रही हैं, रास्ता बनाया जा रहा है, और जो पूरा ओवरऑल कंक्रीट की जो एक्सपेंशन हो रही है, तो कंक्रीट गर्मी को खींचता है और फिर रेडिएट करता है। और उसके साथ साथ जब शहरों में जो ग्रीन एरियाज हैं, जो जंगल है, वो जब कम होता जाता है, और उसके साथ साथ जो वाटर बॉडीज हैं, जो पानी के जो क्षेत्र हैं, वो भी कम होता है, क्योंकि हम इनको हम इस्तेमाल करते हैं इमारतें बनाने के लिए। तो ये सब मिलके गर्मी की जो इफेक्ट होती है बहुत ही ज्यादा होती है। जो हम कहते हैं कि शहर में जो टेम्परेचर होता है, वो जो शहर की जो सराउंडिंग एरियाज है, उससे 4 से 6 डिग्री ज्यादा हो सकता है। और सिर्फ यही कारण नहीं है, शहरों में गाड़ियों के बढ़ने के कारण, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके कारण, और जो लगातार एयर कंडीशनिंग का जो इस्तेमाल हो रहा है,
तो ये सारे टेक्नोलॉजी से जो वेस्ट हीट निकल के आता है, तो एक तरफ शहरीकरण, कंक्रीटाइजेशन, दूसरी तरफ वेस्ट हीट, ये सब कुछ मिला के एक अलग सा एक इफेक्ट होता है जिसको हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं, और इससे गर्मी और कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है जो सराउंडिंग एरियाज हैं उनके मुताबिक। अनुमिता जी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति शहरों में आना चाहता है, नौकरी काम धंधा करना चाहता है। सड़कों पर ट्रैफिक भी बढ़ रहा है इसीलिए वजह से, जिसकी वजह जो भी आप एक बड़ी वजह बता रही हैं। आपकी स्टडी बहुत डिटेल्ड है, तो आप आपके अध्ययन के आधार पर आप क्या खास सलाह देना चाहेंगी सरकार को भी और एक आम हिंदुस्तानी को भी, आम व्यक्ति को भी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर शहर में एक हीट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, और हीट मैनेजमेंट प्लान में एक होता है इमरजेंसी प्लान, कि जब हीट वेव गर्मियों के समय होता है उस वक्त हम क्या करें ताकि लोगों को हम प्रोटेक्ट कर पाए, जो हीट के कारण जो बीमारियां होती हैं उनसे उनको राहत मिले, और जो ऑक्यूपेशनली एक्सपोज होते हैं गर्मियों में बाहर उनको काम करना होता है, उनके लिए कैसे हम शेडिंग बढ़ाए, ड्रिंकिंग वाटर की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाएं। तो ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो दुनिया भर में अभी अपनाए जा रहे हैं। तो एक है जो इमरजेंसी प्लान है, पर सिर्फ इमरजेंसी प्लान पर ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसके साथ साथ हमें शहर को हीट प्रूफ करना है, और हीट मैनेजमेंट के साथ साथ हमें हीट को कम करने के लिए हमें ऐसे हमें बिल्डिंग कोड्स अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि बिल्डिंग हीट को एब्जॉर्ब ना करे, बल्कि जो अंदर की जो थर्मल कंफर्ट है उसको बढ़ाएं। तो बिल्डिंग में शेडिंग करें, वेंटिलेशन करें, जो इंसुलेशन है जो गर्मी को खींचती है उसको रोकने के लिए जो इंसुलेशन है उसको बढ़ाएं। ये काफ़ी तरीके हैं, और उसके साथ साथ जो पूरे शहर में जो ग्रीन एरियाज है उनको बढ़ाएं, जो वाटर बॉडीज हैं उनको हम बढ़ाएं। तो ये सब करेंगे तो हीट को आप कम कर पाएंगे, जो हीट जनरेटर्स हैं उनको आप कम करें। और उसके साथ साथ हमें ये भी एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हम लगातार हीट की मॉनिटरिंग करें। जो आपने देखा होगा हमारे अध्ययन से कि अभी रात के समय जो हीट है वो अभी उतना कम नहीं होता जो पहले हुआ करता था। तो ये जो ट्रैकिंग करें तो इससे हम अच्छी और भी ज़्यादा प्लानिंग हम इससे कर पाएंगे, और इसकी जो साइंटिफिक ट्रैकिंग के साथ साथ। और तो ये सब कुछ मिला के हम कह रहे हैं कि शहर में अभी एक हीट मैनेजमेंट प्लान को बहुत सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। हम क्लाइमेट एक्शन प्लान की बात करते हैं, क्लीन एयर एक्शन की बात करते हैं, पर अभी ये जो हीट मैनेजमेंट है उसको भी हमें करना है, जो जन स्वास्थ्य है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की अनुमिता जी, हीट मैनेजमेंट प्लान की ज़रूरत है। इस हीट को बढ़ाने में, या जो आसपास गर्मी हमको लग रही है, जो मोटे शब्दों में कहूँ तो हम खुद जिम्मेदार हैं। हमको सुख सुविधाएं चाहिए, हमको कंक्रीट चाहिए, हमको अच्छे घर चाहिए, हमको पक्की सड़कें चाहिए, हमको एयर कंडीशन चाहिए। उस वजह से क्लाइमेट पर हम बहुत विपरीत असर डालते हैं। क्लाइमेट चेंज के हम बहाने करते हैं, लेकिन जिम्मेदार हम खुद हैं। आज के दौर में गर्मी का जो असर अब हम देख रहे हैं, वो आने वाले दिनों में क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह के कन्वीनियंस की लाइफ हम लोग जीने लगे हैं वो और भयानक साबित होगा, या कोई उपाय है? जो IPCC की जो अगर आप डेटा देखें वो तो साफ हमें बता रहा है कि दुनिया भर में टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी कैसी बढ़ रही है, उसके साथ साथ लैंड सरफेस की जो टेम्परेचर वो कैसे लगातार बढ़ रहा है। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, तो इससे गर्मी आगे जाके और भी बढ़ने वाली है। जो संतुलन है वो भी अभी जो उसमें भी दबाव आएगा, और इससे जो हमारा जो लोकल इम्पैक्ट होगा हमारे शहरों में, हमारे गांव में और पूरे देश में, वो भी अभी जो हम आगे बढ़ेंगे तो ये और भी गंभीर रूप लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज को काबू करने के लिए तो कदम उठाने की बात तो हो रही है, पर उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज में हम कैसे खुद को अडेप्ट करें, खुद को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, हमारा रेजिलियंस को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए भी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया अनुमिता जी हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत तफसील से समझाया। उम्मीद करता हूं कि जो टाउन प्लानर्स हैं, जो सब पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ज़रूर इन तमाम चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे याद है हम जब छोटे हुआ करते थे तो 40 डिग्री टेम्परेचर भी हमको बहुत लगता था। आज हम 50 डिग्री टेम्परेचर में रह रहे हैं और अब तो ऐसा लगता है कि शायद अपने जीवन काल में 60 और 65 डिग्री टेम्परेचर भी शायद हम लोग झेलने के लिए मजबूर हो जाएं, जिस परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं। और आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में जनता की भागीदारी उत्साह बढ़ाने वाली है। जम्मू कश्मीर में हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान से चुनाव आयोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और अब जल्द ही वहां पर विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में लग गया है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा की एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मतदान केंद्रों पर इन लंबी कतारों की उम्मीद किसी को भी नहीं होगी। इन लोकसभा चुनावों में वहां 58.46% मतदाताओं ने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। खास जोश युवा वर्ग में दिखा। जम्मू कश्मीर की सभी 5 सीटों पर लगभग 50% मत 18 से 39 साल के वोटरों ने डाला। जिन युवाओं के हाथों में कभी पत्थर होते थे, उनकी उंगलियों में अब जमहूरियत की स्याही है। जम्मू कश्मीर में उत्सव की तरह 2024 के लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां चल रही हैं। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर यहां 40% मतदान हुआ। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला में 60% तक मतदान हुआ। यह हमारे लोकतंत्र की विजय है। यह हमारे देश की डेमोक्रेसी की यही शान है कि जिसमें लोग स्वयं मतदान करके अपने देश की सरकार को चुनते हैं। इन नतीजों का असर है कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द कराने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर से पहले वहां विधानसभा चुनाव कराने को कहा है। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी वहां तेज होती दिख रही है। इस बार 2019 के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में करीब 13% वोट ज्यादा पड़े। उम्मीदवारों की तादाद भी पिछले चुनावों के मुकाबले में 25% बढ़ी। इन चुनावों में रैलियों के लिए 2455 आवेदन आए। तो ये अवसर है जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से बहाल करने का। ये बात सरकार भी समझ रही है और चुनाव आयोग भी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करीब 10 साल पहले हुए थे। इस बीच डल झील में पानी कई बार बदल चुका है और बह भी चुका है। धारा 370 अतीत हो चुका है, परिसीमन भी हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा, चुनावों से पहले या फिर चुनावों के बाद। आखिरकार इन सभी मुद्दों का असर जो है वो असेंबली चुनावों पर भी तो पड़ेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।